पेट वाली साइड होती है स्लिड के ऊपर। फिर स्लिड को घसीट कर आगे की तरफ करते हैं ताकि इसका सर उस सुराख से बाहर की तरफ हो। इसकी गर्दन के काफी ऊपर ब्लेड होती है और इसके सर के नीचे मेटल की बाल्टी पड़ी हुई होती है जिसको ये देख रहा होता है नीचे की तरफ। इस पॉइंट तक क्राउड फुल एक्साइटेड होता है। एग्जीक्यूशनर लीवर घुमाता है और ब्लेड ठक कर नीचे गिरती है। इसका सर अलग होता है, बिन में गिरता है। फिर एग्जीक्यूशनर इसके धड़ को भी बाल्टी में डालते हैं जो पहले रखी हुई थी यहाँ पे। इसके बाद एग्जीक्यूशनर्स और प्रिजन गार्ड इसकी बॉडी के पार्ट्स उठाते हैं और वापस अंदर बिल्डिंग में चले जाते हैं जो ये एक प्रिजन था। इस पॉइंट पे क्राउड चीखे मार रहा था, खुशियां मना रहा था और ये भागकर अपने स्कार्फ और रुमाल से यूजीन का खून लगा रहे थे जमीन से, मतलब याद के तौर पर कि हम इसकी एग्जीक्यूशन में थे। अब जाहिर है इस पूरे तमाशे के दौरान सूरज निकल चुका था तो इस पूरे सीन की फिल्म भी बन जाती है। तो अगले कुछ दिनों तक हेडलाइंस बनी रहती हैं इस खून के प्यासे क्राउड की, जो खुश हो रहे थे जब इस बंदे का सर अलग किया जा रहा था। तो इससे फ्रांस की इमेज बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है दुनिया की नजर में। उस पॉइंट पर फ्रेंच लीडर्स डिसाइड करते हैं कि हम अब से, लेकिन वो बंद कमरों के पीछे ही होता था। साथ ही आपको इस गिलोटिन से सर अलग होने का एक रैंडम फैक्ट बताता हूँ। जब आपका सर बॉडी से अलग होगा तो तकरीबन 10 से 12 सेकंड तक आप कॉन्शियस रहोगे, जो ये लोग बताते हैं। काफी सारे केसेस में जब बंदों का सर अलग हुआ था तो एग्जीक्यूशन उस बंदे का नाम लेकर बुलाता है जिसका सर ताजा ताजा कटा होता है। तो उस बंदे का सर ऊपर की तरफ देखता भी है जो इस बंदे का नाम ले रहा होता है, या पलकें झपकाता है और मुंह से बोलने की कोशिश करता है कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी ब्रेन को मार देती है और फिर बंदा कॉन्शियस नहीं रहता। अर्ली 1900 में एवन बायर एक ऐसा बंदा था जिससे सारे लोग हसद करते थे। ये न्यूयॉर्क सिटी की बड़ी अमीर फैमिली में पैदा होता है। येल यूनिवर्सिटी कनेटिकट में पढ़ता है जो बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होती है। साथ ही ये बड़ा हैंडसम भी होता है। कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद इसको जॉब की तो कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि इसकी फैमिली जो इतनी अमीर होती है। तो ये अपना फोकस अपने पैशन पे रखता है जो था गोल्फिंग, और उस टाइम ये वर्ल्ड क्लास गोल्फर बन जाता है। और ये इतना आगे चला जाता है कि ये 1906 का यूएस एमेच्योर टूर्नामेंट भी जीत जाता है गोल्फिंग में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फिंग एमेच्योर टूर्नामेंट होता है। इसके बाद ज्यादातर विनर्स प्रोफेशनल गोल्फर्स बन जाते हैं। एबन ये फॉलो करके प्रोफेशनल गोल्फर बन सकता था, लेकिन इसका बाप इसको बहुत ही सक्सेसफुल मेटल बिजनेस पकड़ा देता है, वही बिजनेस जिसकी वजह से इसकी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर थी। तो एबिन अपना गोल्फ करियर छोड़ता है और इस सक्सेसफुल कंपनी का चेयरमैन बन जाता है। तो एबिन रातों रात रिच से अल्ट्रा रिच बन जाता है। इतने पैसे कमा रहा था कि वो स्पेंड भी करना चाहे तो भी खत्म ना हो, लेकिन एबिन पैसे भी खर्च करना शुरू करता है। ये पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पर लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर देता है। ये हॉर्स रेसिंग स्टेबल्स खरीदता है यूके और अमेरिका में, और ये एक पूरा लग्जरी बॉक्स खरीदता है फोर्स फील्ड में जहां पर पिट्सबर्ग पायरेट प्रोफेशनल बेसबॉल टीम खेलती थी। अब इन जबरदस्त चीजों को खरीदने के अलावा भी एबन इस कंपनी के चेयरमैन होने की वजह से बड़ा ही पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया था। जैसे कि तो ओवरऑल एबन की लाइफ बड़ी जबरदस्त जारी थी अंटिल 1927। उस साल एबन 47 साल का होता है। वो अपने बिजनेस से थोड़ा ऑफ लेता है फुटबॉल मैच देखने के लिए जो येल यूनिवर्सिटी में हो रहा था। वो ट्रेन में बैठता है, कनेटिकट जाता है, फुटबॉल मैच देखता है। उसके बाद वो दोबारा ट्रेन में बैठता है पिट्सबर्ग जाने के लिए। ये काफी लंबा सफर होता है, तकरीबन 12 घंटे का। तो एबन पहले से ही अपने लिए फर्स्ट क्लास टिकट ले लेता है। इस ट्रेन के डब्बे में पैसेंजर्स के सोने के लिए